अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये कराची यूनिवर्सिटी का 2021 का इवनिंग का पेपर है फिजिक्स के पोर्शन का, और जो सवालात आप लोगों से पूछे गए हैं उसको हम लोग बारी बारी इंशाल्लाह यहाँ पे डील करेंगे। एंड साथ साथ जो है इनसे क्या जो है हमारे पास मल्टीपल सवालात बन सकते हैं, उसको भी हम लोग जो है डील कर लें। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली जो है वो आपको वाली बात बताई जा रही है कि भाई हमारे पास जो है द कॉम्पटन्स शिफ्ट डिपेंड्स ओनली ऑन फोटॉन्स, यानी कि आपके पास जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, स्कैटर्ड एंगल या फिर वेवलेंथ। आपके पास कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला क्या? जो कॉम्पटन शिफ्ट का आपके पास जो फॉर्मूला है और ये जो आपके पास चैप्टर है ये एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स से लिया गया है और टॉपिक है कॉम्पटन्स वेवलेंथ। ठीक है। तो आपके पास आप जो कॉम्पटन्स पढ़ते हो तो उसमें आप जो एन के अंदर जो फॉर्मूला अप्लाई बनाते हो ना वो होता है डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी ब्रैकेट 1 माइनस का कॉस थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। और जो आपके पास मेरा बेटा जो डेल्टा लैम्डा है, इसी डेल्टा लैम्डा को हम लोग जो है वो शिफ्ट इन वेवलेंथ कहते हैं। डेल्टा लैम्डा को क्या कहते हैं? डेल्टा लैम्डा को हम लोग शिफ्ट इन वेवलेंथ कहते हैं। अब हमें जो है एक्सपेरिमेंट से या ऑब्जर्वेशन से हमें वाली बात पता है कि हमारे पास जो डेल्टा लैम्डा है ना, ये डेल्टा लैम्डा जो है ये हमारे पास ओपन होता है और बनता है दैट इज लैम्डा स्कैटर्ड माइनस का लैम्डा इनिशियल। ठीक है। ये बन जाता है। अब हमारे पास जो लैम्डा स्कैटर्ड है ना, यानी कि वेवलेंथ जो हमारे पास स्कैटर्ड हो गई है ये हमारे पास ज्यादा होती है, और हमारे पास जो इंसिडेंट वाली जो वेवलेंथ है ये हमारे पास कम होती है। यानी कि जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है ये हमारे पास ज्यादा है, और इंसिडेंट वाली जो हमारे पास वेवलेंथ है वो कैसी है? वो हमारे पास कम है। अब ये जो हमारे पास जो शिफ्ट इन वेवलेंथ है जिसको मैं यहाँ पे डेल्टा लैम्डा कह रहा हूँ, ये डेल्टा लैम्डा जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एंगल के ऊपर डिपेंड होती है बस। ये हमारे पास एच के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये हमारे पास एम नॉट के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये हमारे पास सी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है वो एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। तो अगर आपने शिफ्ट इन वेवलेंथ मैक्सिमम मालूम करनी हो तो थीटा की जगह पे यहाँ पे जीरो पुट करोगे। सॉरी, शिफ्ट इन वेवलेंथ अगर आपने जो है वो मैक्सिमम मालूम करनी हो तो थीटा की जगह पे आप यहाँ पे पुट करोगे 90, और कॉस 90 आपके पास होता है जीरो, तो 1 - 0 1 ही होगा, तो बन जाएगा अच्छा एच अपॉन एम नॉट सी। लेकिन अगर आपने शिफ्ट इन वेवलेंथ को जीरो करना हो तो आपने यहाँ पे पुट करना होगा थीटा जीरो, और थीटा जीरो बन जाएगा कॉस जीरो। कॉस जीरो आपके पास होता है 1, 1 - 1 आपके पास जीरो, पूरा फैक्टर जीरो। ठीक है। तो सिमिलरली आपके पास जो था वो शिफ्ट इन वेवलेंथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्कैटरिंग एंगल के ऊपर डिपेंड करती है। ये एच के ऊपर डिपेंड नहीं करती जो कि प्लैंक कांस्टेंट है, या एम नॉट जो कि रेस्ट मास है आपके पास इलेक्ट्रॉन का, ये उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। ठीक है। ये सी क्या है? सी आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्कैटरिंग एंगल के ऊपर ही डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली जो है वो आपको वाली बात कह रहे हैं द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वानोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग। देखो सेंसिटिविटी होती क्या है, जब आप गैल्वानोमीटर की जो है वो डेरिवेशन करते हो तो आप एक पॉइंट के ऊपर आते हो और आप कहते हो कि हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर है रीस्टोरिंग टॉर्क के। अब आपके पास जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला है आप यहाँ पे अप्लाई करते हो बीना, यानी कि BINA कॉस अल्फा को आप जो है वो जीरो कंसीडर करते हो, अल्फा जीरो कॉस जीरो वन, तो बीना इक्वल्स टू सी थीटा। आप जो है बेसिकली ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ तक ड्राइव करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, ये जो आपके पास, अब मैं क्या करता हूँ, मैं आई को वहां ले आता हूँ तो आके बन जाएगा थीटा अपॉन आई इक्वल्स टू BNA, सी को वहां फेंक देता हूँ, बन जाएगा अपॉन सी। ये जो थीटा अपॉन आई है ना, ये जो आपके पास थीटा अपॉन आई है, गौर से सुनिएगा, ये जो आपके पास थीटा अपॉन आई है ना मेरा बेटा, यही आपके पास कहला रहा होता है करंट सेंसिटिविटी। ये थीटा अपॉन आई क्या है? ये थीटा अपॉन आई ही तो करंट सेंसिटिविटी है। ये आपको बताती क्या है? ये आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो इतनी बात आप लोगों को बताती है कि अगर हमारे पास कोई भी गैल्वानोमीटर है जो कि आप लोगों ने बनाया, और वो जो गैल्वानोमीटर है वो कम करंट पे अगर ज्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा है तो उसकी सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी ज्यादा है। मिसाल के तौर पे एक गैल्वानोमीटर है जो कि मैंने बनाया, अगर वो मेरे पास 2 एम्पियर पे 20 डिफ्लेक्शन दे रहा है तो उसकी सेंसिटिविटी अच्छी है। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर मेरे पास मैंने दूसरा गैल्वेनोमीटर बनाया और वो 2 एम्पियर के करंट पे मेरे पास जो है वो 2 डिफ्लेक्शन दे रहा है तो उसकी सेंसिटिविटी बेकार है। ठीक है। तो वो गैल्वेनोमीटर जो कम करंट पे हमारे पास ज्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है, उसकी करंट सेंसिटिविटी हमारे पास जो है वो ज्यादा होगी। अब हमारे पास जो करंट सेंसिटिविटी है वो बेसिकली हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे बढ़ाएंगे यानी कि बी की वैल्यू, अगर हम बी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो करंट सेंसिटिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। और अगर हम साथ साथ नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे
उस कॉइल के जो रोटेट हो रहे हैं, तो हमारे पास करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। और अगर साथ साथ हम लोग एरिया भी बढ़ाएंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर कॉइल का, तो हमारे पास जो है वो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ देम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली आपको वाली बात कह रहे हैं कि आपके पास बाय यूजिंग एडजस्टेबल अपर्चर ऑफ अ लेंस वी कैन रिड्यूस द डिफेक्ट ऑफ अ लेंस व्हिच इज कॉल्ड स्फेरिकल एबेरेशन। अब बेसिकली होता ही है आपके पास कि आपके पास जो लेंस का अपर्चर है, वो आप कह सकते हो कि डायमीटर, जो आपके पास अपर्चर होता है वो डायमीटर ऑफ द लेंस होता है। आप क्या करते हो कि डायमीटर ऑफ द लेंस को ना बड़ा छोटा करते हो। और आप ऐसा क्यों करते हो? आप ऐसा इसी वजह से करते हो क्योंकि आपके पास जो रेज होती हैं, लाइट की रेस, वो फोकस के ऊपर नहीं आ रही होती, फोकस से कुछ आगे पीछे जा रही होती हैं। कुछ लाइट की रेस फोकस से पास पास हो जाती हैं, कुछ लाइट की रेस फोकस से आगे चले जाती हैं, कुछ जो लाइट की रेज है वो फोकस के पीछे आती है। तो हम क्या करते हैं, हम लेंस को चेंज कर रहे होते हैं, यानी कि उसका जो अपर्चर है उसको छोटा बड़ा कर रहे होते हैं। और हमें चाहते हैं कि हमारे पास जो लाइट की रेज है वो फोकस से ही पास हो। ठीक है। सो ये बेसिकली आपके पास होता है स्पेरिकल एब्यूरेशन, इसको हम लोग स्पेरिकल एब्यूरेशन करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम, देखो आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम, या वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, या फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्री स्पेस, एयर, वैक्यूम, या फिर फ्री स्पेस। आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो इनमें क्या होगी? आपके पास वैक्यूम और फ्री स्पेस में आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है ना, बेसिकली ये हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग आप लोगों को वाली बात बताते हैं कि हमारे पास एयर, हमारे पास फ्री स्पेस और हमारे पास वैक्यूम जो है, ठीक है, वो एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो वैक्यूम जो है उसको बेसिकली हम लोग एक ऐसी टर्म कहते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास मीडियम जो है वो प्रेजेंट ना हो। और साउंड वेव जो है, साउंड वेव्स को हमारे पास जो है वो मीडियम के पार्टिकल्स चाहिए, यानी कि उसको मीडियम चाहिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन करने के लिए। लेकिन अगर हमारे पास अगर मीडियम ही मौजूद नहीं है, तो आपके पास जो साउंड वेव है वो भी आपके पास नहीं होंगे। तो आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है इन वैक्यूम में वो आपके पास कैसी होगी? वो आपके पास यहाँ पे होगी जीरो। ठीक है। वैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव जो होगी एयर के अंदर वो कितनी होगी? वो आपके पास होगी 332। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली आपको कह रहे हैं इन अ मेटा स्टेबल स्टेट द इलेक्ट्रॉन्स हैव द मीन लाइफ टाइम। ये बेसिकली आपके पास जो क्वेश्चन है ये लिया गया लेजर्स में से। लेजर्स में क्या होता है? लेजर्स में आपके पास ना 3 तरह के ऐसे शेल्स होते हैं या स्टेप्स होते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब आपके पास जो दूसरा वाला जो स्टेट है ना, इसी को बेसिकली हम लोग कह रहे होंगे मेटा स्टेबल स्टेट। और मेटा स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो रहते हैं 10 की पावर माइनस का 8 सेकंड। और एक्साइटेड स्टेट में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो रहते हैं 10 की पावर माइनस का 3 सेकंड। अब क्या होता है बेसिकली आपके पास लेजर्स में हमेशा वाली बात याद रखना कि पॉपुलेशन इन्वर्जन होना लाजमी है। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है? पॉपुलेशन इन्वर्जन बेसिकली आपके पास होता है कि आपके पास जो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली आपके पास जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपके पास मेटा स्टेबल स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में। तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटा स्टेबल स्टेट से वो एक साथ आ जाएँगे आपके पास ग्राउंड स्टेट में। तो आपके पास एक हाईली इंटेंसिटी वाली वेव जो है वो जनरेट हो जाएगी, उसी को हम लोग कहेंगे लेज़र्स। अब आपके पास लेज़र्स में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कितने रहते हैं? 10 की पावर माइनस का 3 सेकंड्स जो है वो मेरा बेटा इलेक्ट्रॉन्स आपके पास रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहे हैं द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 3.0814 इज। आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो इसमें कितने? आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है 5। हमेशा वाली बात याद रखना कि आपने ये वाली बुक रीड करनी है कि आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ने हैं। ठीक है, पहला। दूसरी, आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स की मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी देखनी है कि आपने उसमें जो है वो किस तरीके से उनकी डिविजन्स होती हैं। ये मेरा बेटा जो 10 की पावर माइनस का 8 है ना, ये आपके पास हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट ही होगा। कैसा होगा? नॉन सिग्निफिकेंट होगा। इसके अलावा जो आपके पास डिजिट्स मौजूद होंगे उनको आप क्या कहोगे? उनको आप जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर जो है कंसीडर करोगे। अब 3.0814 यानी कि 30814 कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं? आ रहे हैं 5। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 7। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 6। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूजेस। अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में आपको सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी apparatus का जो है वो लफ्ज नजर आ जाए, तो उस apparatus का फॉर्मूला लगाना ही लगाना है। उस apparatus के फॉर्मूले के अलावा आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला जो है बेसिकली हमारे पास होता है m = 1 + d/f।
ये डी क्या है? डी बेसिकली होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है हमें ये वाली बात बताता है कि हमारी जो आंख है, ठीक है, वो कितना दूर तक सही तरीके से देख सकती है, जो कि होता है 25 सेंटीमीटर, या फिर होता है हमारे पास 250 मिलीमीटर। इतना दूर तक हमारे पास जो आंख है, वो बिल्कुल हमारी जो आंख है बिल्कुल सही देख सकती है, इतना दूर तक। ठीक है। सो अब हमें जो है यहाँ से फोकल लेंथ चाहिए। हमें सारी चीजें गिवन है, फॉर्मूले पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैग्निफिकेशन हमें गिवन है 6। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट हमारे पास नहीं होता। ये हमारे पास जो 1 है ना मेरा बेटा, इस 1 को मैं वहां लेके जा रहा हूँ और हमारे पास बन रहा है माइनस का 1 वहां जाकर, तो बन जाएगा m -1 इक्वल्स टू डी बाय एफ। अब आपके पास m की वैल्यू 6 है, 6 - 1 इक्वल्स टू डी। डी की वैल्यू अगर मैं काउंट करूं 25, तो ये बन जाएगा 25/5। तो यहाँ क्या बन गया, 6 - 1 किसके बराबर होगा, 5 के। तो 5 इक्वल्स टू 25/f। अब 5 को नीचे ले आओ, f को वहां फेंक दो, तो बन जाएगा f इक्वल्स टू 25/5। 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, यानी कि जो फोकल लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, फोकल लेंथ आपके पास आएगी 5 सेंटीमीटर, जो कि प्लस में आ रही होगी। अगर आपके पास फोकल लेंथ के साथ प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो कन्वर्जिंग लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है। और अगर फोकल लेंथ के साथ माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये वो डाइवर्जिंग लेंस है। तो 5 सेंटीमीटर प्लस का 5 सेंटीमीटर का ये रहा, इसका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेसिकली आपको कह रहे हैं कि अगर दो फोर्सेस हैं आपके पास, अगर उनका इक्वल मैग्नीट्यूड है और उनकी डायरेक्शन अपोजिट है एंड नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड कपल। कपल बेसिकली आपके पास जो है वो क्या होता है, ये वो कपल नहीं है। ये कपल क्या है, ये कपल बेसिकली आपके पास फोर्स है। और कपल में क्या होता है, कपल में आपके पास ये होता है कि आपके पास दो फोर्सेस होती हैं, और वो दोनों के दोनों जो फोर्सेस हैं आपके पास, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है यानी कि उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या होता है, वो आपके पास अपोजिट होता है। यानी कि एक फोर्स अगर ऐसे लाई कर रही है एफ, तो दूसरी फोर्स आपके पास ऐसे लाई करती है एफ। ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, और वो जो जिस पॉइंट के ऊपर लाई कर रही होती है वो पॉइंट भी उन दोनों का अलग 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 हमारे पास होता है। तो वो बेसिकली आपके पास कपल की डेफिनेशन जो है वो बन जाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बेसिकली जो है वो आपको वाली बात कह रहे हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ 50 ग्राम बुलेट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकंड। तो आपको मास कितना गिवन है, उल्टे यहाँ पे देखिएगा, आपको जो मास है वो गिवन है 50 ग्राम, यानी कि एम इक्वल्स टू 50 ग्राम। अब आपके पास जो मास है वो ग्राम में नहीं होगा, वो मास आपके पास केजी के अंदर होगा। तो हम उसको केजी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, कैसे, 50 डिवाइडेड बाय 1000। इस 1000 को मैं ऊपर भेज रहा हूँ, तो जब 1000 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 की पावर क्यूब। आपके पास जो 100 है वो बराबर होगा 10 की पावर 2 के, आपके पास जो 1000 है वो बराबर होगा 10 की पावर क्यूब के, आपके पास 10,000 बराबर होगा 10 की पावर 4 के। तो 100,000 आपके पास बराबर होगा 10 की पावर क्यूब के। जब 10 की पावर क्यूब जो है वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी तो बन जाएगी 10 की पावर -3। तो ये आपके बन गया 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। ठीक है, केजी। अब आपको कितनी वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी आपको गिवन है 500 मीटर पर सेकंड। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का आपके पास जो फॉर्मूला है वो होता है के डॉट ई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब जो वैल्यूज है वो यहाँ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो बन जाएगा आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय एम। एम की कितनी वैल्यू है 50, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, और वी की कितनी वैल्यू है, वी की आपको वैल्यू गिवन है 500, यानी कि 500 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई और डिवाइड हमेशा एंड में किया करें, ठीक है, ताकि जो है वो हमें मुश्किल ना हो कुछ भी। तो बन गया आपके पास है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, और ये आपके पास बन गया मल्टीप्लाई बाय 500 का स्क्वायर। तो 500 का स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 500 मल्टीप्लाई 500। भाई 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर आपके पास होगा 4, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा आपके पास 16, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 4। तो 500 का स्क्वायर जो भी होगा उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 500 × 500। ठीक है। अब क्या करो, ये जो 500 × 500 है ना, इसको मैं खोल के लिख रहा हूँ। खोलने से मुराद है कि मैं इनके 10 के मल्टीपल्स में लिख रहा हूँ। तो अगर मैं 500 को ऐसे लिखूं तो मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं होगी कि मेरे ख्याल से अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं कि 5 × 100। भाई अगर मैं 5 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 500 ही तो आ जाएगा। तो मैं इसको भी ऐसे खोल के लिख रहा हूँ, 5 × 100। ठीक है। अब जितने भी आपके पास 10 वाली टर्म्स जो हैं उनको अलग कर लें, और जितने भी आपके पास जो 50 है, 50 को अब मैं ऐसे लिख रहा हूं 5 × 10।
और उसके बाद 10 के पावर माइनस का 3 भी आ रहा है, वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि जगह आप मेरे पास कंजस्टेड हो रही है। ओके, अब जितनी भी आपके पास जो 10 है या मल्टीपल ऑफ 10 है, उनको अलग कर लें, और जितने भी आपके पास अदर देन वाले जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 उनको अलग कर लें। तो यहाँ के बन गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, फिर ब्रैकेट मैंने ब्रैकेट लगाया ताकि मुझे आसानी हो। मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, क्योंकि 100 10 की पावर 2 होता है, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। ओके, अब आप क्या करो, पांच पांच किसके बराबर होगा, 5 मल्टीप्लाई 5 होगा 25। 25 5 से किसके बराबर होगा, 25 5 आपके पास बराबर होगा 25 4 100। तो 25 5 आपके पास बराबर होगा 125 के। तो यानी कि आपके पास ये होंडा 125 यानी कि 125 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इधर आओ। अब आपके पास जो है वो बेसिस सेम, तो पावर एड्स 10 की पावर 1 और 10 की पावर माइनस 3 किसके बराबर होगा, 10 की पावर माइनस का 2 के। 10 की पावर माइनस का 2 और 10 की पावर प्लस का 2 किसके बराबर होगा, 10 की पावर 0 के। और किसी भी बेस के ऊपर 10 की पावर 0 आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं 1। तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके पास बचेगा, जब हम बेसिस सेम मल्टीप्लाई बेसिस सेम पावर एड्स करके अगर उसको लेकर आएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके पास बच जाएगा 10 की पावर 2। ठीक है, और 1 to 5 को अगर आप डिवाइड करेंगे अल्लाह भला करे इससे 2 से, तो आके वो बन जाएगा 2 1 जा 2 2 5 जा 10। 2 6 आपके पास किसके बराबर होगा, 2 6 आपके पास बराबर होगा 12 के। ठीक है, और 2 2 जा 4, और 4 के में 5 तो आता नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो यानी कि आपके पास बचेगा 62.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 जूल के। और 10 की पावर 2 जूल जो है, अगर मैं इसको जो है खोल के लिखूं, तो आपके पास बन जाएगा 625, और एक जीरो लगा देंगे और बन जाएगा जूल के। ओके, तो एक जीरो लगा लेंगे और बन जाएगा आपके पास जूल के। तो इसका जो आंसर है वो आपको मिलेगा 6250। 6250, देखो एग्जामिनर ने कितना चला के लिखा हुआ है 6250, ताकि स्टूडेंट जो है वो एक्साइटेड होकर आए, यहाँ पे टिक कर ले और नंबर कटवा ले। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सब्र से काम लेना है और सारे ऑप्शंस को पढ़ना है। ठीक है, ओवर रीडिंग नहीं करनी, ये तो गलत है। 12, ओहो ये भी गलत है, 6250 जूल। The number of lines ruled per centimeter on a diffraction grating is 4000. Its grating element is, सवाल आपसे लिया गया है डिफ्रैक्शन के टॉपिक में, और आपके पास चैप्टर का नाम है नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व नहीं कराया, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 पहले सॉल्व करा देते हैं। तो बन जाए आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज नंबर ऑफ लाइंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू लेंथ अपॉन ग्रेटिंग एलिमेंट। ये हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है। अब आपने जो है वो ग्रेटिंग एलिमेंट पता लगाना है, यानी कि डी की वैल्यू, ग्रेटिंग एलिमेंट को डी कहते हैं, तो डी को वहां भेज दें, तो बन जाएगा डी इक्वल्स टू लेंथ, लेंथ को एल कहेंगे, एल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस को हम एन कह रहे हैं। ठीक है, अब उसने जो आपको लेंथ गिवन की हुई है, उसने आपको लेंथ गिवन की हुई है पर सेंटीमीटर, कहाँ गया ऊपर है, उसने जो आपको लेंथ गिवन की हुई है वो गिवन की हुई है पर सेंटीमीटर, पर का मतलब है आपके पास 1। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 1 डिवाइडेड बाय, और 4000 कितनी लाइंस हैं आपके पास, जो लाइंस हैं वो कितनी है, वो है 4000, तो 1 डिवाइडेड बाय 4000। ठीक है, ये सेंटीमीटर है। अब आपको जो आंसर्स गिवन है वो गिवन है मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में लेकर आएंगे आप। अब सेंटीमीटर को मीटर में कैसे लेकर आएंगे, तो आपको वाली बात पता होगी, दैट इज 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब मैं पूछूं कि आपके पास जो है वो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, तो 100 को वहां भेज दे, तो बन जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 100। तो जहां जहां आपको 1 सेंटीमीटर नजर आएगा, वहां वहां आपने 1/100 पुट करना है। तो ये आपके पास बन गया डी इक्वल्स टू 1/100 मल्टीप्लाई बाय 4000, और ये बन गया मीटर। 4000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप वो बन जाएगा आपको 1/10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 10 1 मल्टीप्लाई 4। अब ये जो आपको पास 10 की पावर 2 और 10 की पावर क्यूब है, ये बन जाएगा आपके पास 10 की पावर 5। जब आपके पास 10 की पावर 5 नीचे से ऊपर जाएगी, तो बन जाएगी आपके पास माइनस में। तो ये बन गया आपके पास डी इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस का 5, और आपने 1 को डिवाइड करना है 4 से। जब आप 1 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आपके पास आंसर आएगा एक अंदर 4 बाहर, तो आपके पास आएगा 4 नहीं आएगा 1 के टेबल में, तो आप पॉइंट लगाएंगे, जीरो बनाएंगे, तो यानी कि 4 2 सा 8। तो यानी कि इसका जो आंसर है वो आपके पास बन रहा होगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 5 मीटर।
0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 5 मीटर कहाँ है? 4 गलत है, ये भी गलत है। 2.5 है 10 की पावर माइनस का 4 और है आपके पास 2.5 10 की पावर माइनस का 6। ओके, तो ये जो आपके पास आंसर है ना, अब हम क्या करेंगे, देखो आपके पास हमेशा जो है वो ऑप्शंस को देख के मेरा बेटा आंसर लाए जाते हैं। हमेशा ऑप्शंस को देख के आंसर लाए जाते हैं। अब क्या हो रहा है, अब अपना यहाँ पे पॉइंट को एक बार आगे शिफ्ट करो। अब जितनी बार आप पॉइंट को आगे शिफ्ट करोगे उतनी बार नीचे डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 लगाओगे। तो मैंने एक बार पॉइंट को आगे शिफ्ट करा तो बनेगा 2/10। अब 10 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो बन जाएगा 10 की पावर माइनस का 1। ठीक है, बेसिस सेम पावर एड्स, तो आपके पास बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 6 मीटर। तो उसका जो वाला आंसर है ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 जो कि छुड़वा दिया था, आखिर बन गया ट्रांसफार्मर आर यूज इन सर्किट कंटेनिंग। आपके पास जो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, वो बेसिकली सर्किट के अंदर यूज होता है ना, तो वो एसी सर्किट में यूज होगा। ठीक है, एसी सर्किट के अंदर आपके पास ट्रांसफार्मर यूज होगा, क्योंकि आपके पास एसी सर्किट के अंदर आप एसी करंट सप्लाई करोगे। जब आप एसी करंट सप्लाई करोगे तो एसी करंट में क्या होगा कि आपके पास जो उसकी पोलैरिटी होगी ना, वो चेंज होगी। उसकी पोलैरिटी चेंज होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है और जो मैग्नेटिक फ्लक्स बना है, वो जो लिंक करेगा सेकेंडरी कॉइल के साथ, वो भी चेंज होगा। तो ईएमएफ फिर हमारे पास इंड्यूस हो जाएंगे। अब डायरेक्ट करंट नहीं करते, डायरेक्ट करंट में पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। जब पोलैरिटी चेंज नहीं होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी नहीं बनेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक भी नहीं करेगा। अब वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह बंदा तो मौजूद नहीं होगा जो बटन खोलेगा बंद करेगा, बटन खोलेगा बंद करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो आपके पास हम लोग एसी सर्किट में हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं। और यही वजह है हमारे पास एडी करंट के लॉस होने का, जो कि आई थिंक सो इवनिंग के पेपर में आया, 2021 या 2023 का पेपर था। खैर, आपके पास अब है क्वेश्चन नंबर 12। द सम ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन दिस विल बी कांस्टेंट। आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो बॉडी का कांस्टेंट होगा। अगर आपके पास लीनियर फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है, और अगर लीनियर फोर्स आपके पास किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है और वो लीनियर फोर्स आपके पास जीरो है, ठीक है, तो आपके पास बॉडी का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर आपके पास किसी भी बॉडी के ऊपर टॉर्क अप्लाई हो रहे हैं और अगर वो टॉर्क जो है वो जीरो हो रहे हैं, तो उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जो है वो जीरो हो जाएगा, सॉरी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि लीनियर फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लीनियर मोमेंटम के लिए, और टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो जो काम आपके पास लीनियर फोर्स जो है वो लीनियर डोमेन में करती है, वही काम आपके पास टॉर्क एंगुलर डोमेन में करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी कैन बी ट्रेस्ड बाय यूजिंग द रेडियो आइसोटोप। आपके पास जो रेडियो एक्टिव डिके है ना, उसकी बड़ी एप्लीकेशन है। जैसे आप क्या करो, अगर आपके पास, आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक में, क्या पता आप लोग नहीं देखते होंगे, तो हमारे पास नेशनल ज्योग्राफिक में ना कभी एक चीज लिखी हुई आती है कि हमारे पास एक कदीम इमारत जो है ये 4000 साल पुरानी है, ये हमारे पास 2020 पुराना है। तो हम ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला कार्बन डेटिंग की मदद से। तो कार्बन डेटिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो कोई भी कदीम चीजें जो है उनकी हम लोग एज मालूम कर लेते हैं कि भाई हमारे पास ये जो कदीम चीज है ये कितने साल पुरानी है। तो उसके लिए हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज करते हैं, वो हम लोग कार्बन का यूज करते हैं, वो होता है हमारे पास यूजुअली कार्बन 14 का। ठीक है, तो बेसिकली उसकी लाइफ हमारे पास ज्यादा होती है, तो उसकी मदद से हम लोग जो है वो चीजों को डिफाइन कर लेते हैं। होता यह है कि वो जो हमारे पास मटेरियल होता है या कोई भी हमारे पास इमारत है, वहां से हम लोग जो है कार्बन वगैरह जो मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एंड देन उनको हम लोग मालूम कर लेते हैं कि कितना ये डिके हुआ है। तो जितना ये डिके होता है उस हिसाब से जो है वो हम आप लोगों को एयर बता देते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात जो है वो इंजीनियर्स को पता होनी चाहिए कि मैकेनिज्म में क्या चल रहा है। बेसिकली जो आयोडीन है, आयोडीन की मदद से जो है वो हम बेसिकली जो आपका रेट ऑफ फ्लो ब्लड है उसको हम लोग बआसानी जो है वो मालूम कर लेते हैं। Now, question number 14. The acceleration due to gravity at the surface of moon is about dash times of the acceleration due to gravity of the surface of earth. कुछ चीजें जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए और कुछ चीजें जो है वो आपको डायरेक्ट मालूम होनी चाहिए अगर आपने जो है वो अपना टाइम बचाना है तो। कौन कौन सी? जैसे आपको जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, वो आपको मालूम होनी चाहिए। वो कितनी है? वो होती है 1.6। सिमिलरली आपके पास जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ जुपिटर अगर आपने मालूम करनी हो, ठीक है, तो वो आपको मालूम होनी चाहिए। वो कितनी है? वो है 26 या 25 या 27। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आपके पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन द सरफेस ऑफ मून, वो कितनी है? 1.6 है। ठीक है, अब ये जो 1.6 है, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, ठीक है, ये कितने टाइम जो है वो ज्यादा है या कितने टाइम जो है वो बेसिकली आपके पास कम है? ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास जो अर्थ है, अर्थ के 9 टाइम जो है बेसिकली आपके पास ये कम होती है। गॉट इट? तो ये था बेसिकली आपके पास एक अदद
कौन सा, हाँ क्वेश्चन नंबर 14। खैर, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कहना है कि नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स रिक्वायर्ड इन लेजर्स इज। आपके पास जो लेजर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है ना एनर्जी लेवल्स की, वो आपके पास होती है 3। और लेजर्स के लिए आपके पास पॉपुलेशन इन्वर्जन का होना लाजमी है। और एक्सरेज एक चीज होती है। एक्सरेज में क्या होगा, एक्सरेज में आपके पास उन एटॉमिक नंबर्स को लिया जाएगा कि उन एटॉमिक नंबर्स का जो एटॉमिक चार्ज नंबर है, यानी कि उन एटम्स का आपके पास जो एटॉमिक चार्ज नंबर है वो ग्रेटर होगा 23 से। अगर उन एटम्स का उन एटम्स को लिया जाएगा कि जिनका एटॉमिक चार्ज नंबर है अगर वो 23 से ज्यादा है तो वो रिस्पॉन्सिबल है एक्सरेज के प्रोडक्शन के लिए। और एक्सरेज के लिए इनर ट्रांजिशन का होना लाजमी है। तो एक्सरेज के लिए दो कंडीशन होना लाजमी है, कौन कौन सी, कि एटॉमिक चार्ज नंबर उस एटम का 23 से बड़ा होना चाहिए। और दूसरी कौन सी है, दूसरी आपके पास जो है बेसिकली ये कि इनर ट्रांजिशन शेल का होना लाजमी है। लेजर्स के लिए क्या है, लेजर्स के लिए 3 शेल्स का होना लाजमी है। ऊपर भी एक सवाल आया था मेरे ख्याल से, हाँ ये रहा। लेजर्स के लिए 3 शेल का होना लाजमी है और लेजर्स के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन का होना लाजमी है। ओके। A battery of 24 volt is connected 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, oh sorry 6 ohm resistance joined together in series. The current flowing through a 1 ohm resistance is 2 ampere. The current flowing through the other resistance will be। आपके पास जो रेजिस्टेंस है ना उसको आप जो है वो सीरीज में और पैरेलल में ज्वाइन करते हैं। जब आपके पास जो रेजिस्टेंस है अगर वो सीरीज और पैरेलल में ज्वाइन होती है तो इसकी एग्जांपल ऐसी है कि अगर आपके पास 3 पिन वगैरह हो और वो 3 पिन वगैरह आपके घर में सॉकेट से कनेक्ट हो तो आप क्या करो, सॉकेट का बटन बंद कर लो। जब आप बटन बंद करोगे तो जितने सॉकेट्स होंगे वो भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे, यानी कि सबका करंट सेम है। ठीक है, लेकिन सबका वोल्टेज डिवाइडेड है। तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में बेसिकली आपके पास जो करंट होता है ना, करंट करंट क्या होता है, करंट आपके पास होता है सेम। ठीक है, लेकिन आपके पास जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज आपके पास होता है डिवाइड। और एक चीज है जिसका हम लोग कह रहे होते हैं पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में आपके पास जो है वोल्टेज सेम होता है और करंट डिवाइड होता है। तो भाई जितना करंट आपके पास जो है वो 1 ओम रेजिस्टेंस से गुजर रहा होगा उतना ही करंट आपके पास 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम की रेजिस्टेंस से गुजर रहा होगा, तो करंट सेम होगा। क्यों, क्योंकि सीरीज है आपके पास। तो 2 एम्पियर इज द राइट आंसर। Now, a projectile covers the maximum vertical distance in minimum time when the angle। अब आपके पास कोई जो प्रोजेक्टाइल है वो वर्टिकल डिस्टेंस तो कवर कर रहा है लेकिन वो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आप मुझे बताओ कि एंगल कितना होगा। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहली चीज अगर आपके पास उल्टा सीधा टेढ़ा मेरा सवाल आ जाए जो टीचर ने आपको नया पढ़ाया हो, लेकिन क्या पता पढ़ाया हो, लेकिन उन्होंने आपको कॉन्सेप्ट दिए होंगे, ठीक है। खैर, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात करता हूँ कि जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग करता हूँ तो मैं अच्छा कॉन्सेप्ट देता हूँ और मैं दुनिया भर के जितने पॉसिबल्स होते हैं सारे करवा देता हूँ। ठीक है, बातों में कि आपके पास ये होता है वो होता है वो होता है। तो भाई आपके पास अगर कोई भी सवाल आए तो आप क्या करो, उसका फॉर्मूला लिखो पहले अगर उसमें लगता है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में बेसिकली आपके पास जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम हाइट का आपके पास फॉर्मूला है एच इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही होता है आपके पास फॉर्मूला। ओके, अब आपको पता है कि भाई आपके पास जो हाइट है वो मैक्सिमम कब होगी, आपके पास जो हाइट है वो मैक्सिमम जब होगी जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब आपके पास साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती कब है, तो थीटा 90 पर आपके पास जो साइन 90 है वो अपनी 1 वैल्यू देता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। कि अगर आप प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट कराओ कि उसका एंगल 90 डिग्री हो तो उस 90 डिग्री के नतीजे में आपके पास जो फॉर्मूला कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, वो होगा आपके पास एच मैक्स इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। क्योंकि साइन थीटा आपके पास 1 हो गया 90 और साइन 1 सॉरी साइन 90 आपके पास 1 हो गया, 1 का स्क्वायर आपके पास 1 है। तो आपके पास जो है हमेशा वाली बात याद रखो कि मैक्सिमम हाइट के लिए आपके पास जो एंगल दरकार है वो कितना दरकार है, वो आपके पास 90 डिग्री का एंगल जो है वो यहाँ पर बेसिकली जो है वो दरकार है। अगर वो आपसे एंगल ना पूछे, वो आपसे ये पूछे कि मुझे बताओ कि मैक्सिमम रेंज कब होगी, तो आंसर है 45 डिग्री। अगर वो आपसे पूछे कि मुझे वह बताओ कि आपके पास जो हाइट है वो रेंज के बराबर कब है, तो आंसर इज 76 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि ऑन फाइनाइट स्केल द टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस विल बी। यानी कि आपके पास एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को आपने नोट डाउन करा और आपके पास रीडिंग आ गई। वो कितनी रीडिंग आ गई, वो आ गई आपके पास अल्लाह भला करे 50। और किस में आई है आपके पास डिग्री सेल्सियस में। आप मुझे बताओ कि ये जो रीडिंग है ये फाइनाइट में कितनी होगी, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है
अच्छा कुछ जो है वो रट्टे मारते हैं कि सी मल्टीप्लाई बाय 5/9, लिटरली मुझे वो याद भी नहीं है वो फॉर्मूला कि सी बाय मल्टीप्लाई 5/9 क्या होता है। तो हमेशा आप क्या याद करो, आप हमेशा एक जनरल चीज को याद रखो। जब आप जनरल चीज को याद रख करोगे तो स्पेसिफिक चीज खुद ब खुद ही हो जाएगी। तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है TC-0/100 इक्वल्स टू TF-32/180। क्या क्या फॉर्मूला होता है। टीसी की वैल्यू क्या गिवन है, टीसी की जो वैल्यू है उसने आपको गिवन की हुई है, दैट इज आपके पास अल्लाह भला करे कितनी है 50, यानी कि 50 - 0/100 इक्वल्स टू TF-32/180। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ। 50 - 0 कितना होता है, 50 - 0 आपके पास बराबर होगा 0 के। तो 50/100 180 को वहां फेंक दो तो बन जाएगा आपके पास 180, और प्लस सॉरी इसको हम बाद में कर लेंगे, तो बन जाएगा आपके पास TF-32। अब 50 एक सा 50, 50 दो सा 100, तो ये बन गया 50 वन सा 50, फिर 2 सा आपके पास कितना होगा 100, 2 वन सा 2 और 2 नाइन सा कितना होगा 18 होगा आपके पास, 0 का 0 आपके पास बन गया। तो यानी कि आपके पास ये बन गया दैट इज 90 - TF-32। तो 90 प्लस 32 इक्वल्स टू टीएफ किसके बराबर होगा, 90 प्लस 30 किसके बराबर होगा आपके पास 120 के, 120 प्लस 2 किसके बराबर होगा 122 के। तो यानी कि आपके पास जो टीएफ है वो किसके बराबर आ जाएगा 122 फ़ारेनहाइट के बराबर आ जाएगा। तो 122 फ़ारेनहाइट क्या है मुझे तो ये नजर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19, the magnitude of electric intensity between two oppositely charged parallel plated। ये जो बेसिकली आपके पास जो क्वेश्चन है ये लिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, और जो टॉपिक का नाम है और टॉपिक का नाम है आपके पास गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ बेसिकली क्या है, गॉसेस लॉ बेसिकली आपके पास एक एप्लीकेशन है चार्ज आपके पास इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को मालूम करने की। सॉरी सॉरी, आपके पास जो गॉसेस लॉ है बेसिकली वो एक शॉर्ट ट्रिक है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करने का। ठीक है, हम हमसे भी गलती हो जाती है, तो आपके पास जो गॉसेस लॉ है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के लिए शॉर्ट ट्रिक है मालूम करने की। सेम गोस फॉर एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या है, एम्पियर्स लॉ बेसिकली आपके पास जो है वो शॉर्ट ट्रिक है किसको मालूम करने की, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करने की। तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है टू अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का या चार्ज पहले प्लेट्स का, वो आपके पास होता है सिग्मा अपॉन ई नॉट। ये नहीं होता, सिग्मा अपॉन ई नॉट होता है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सर ये क्या होती है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको वाली बात बताती है कि आपके पास कोई भी जो चार्ज है वो कितने एरिया पर स्कैटर्ड है, वो आपको वाली बात बताती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, as the temperature of the black body is raised the wavelength corresponding to the maximum intensity shift towards shorter side या फिर shorter wavelength। अब सर ये आपको कैसे पता होगा, ये बेसिकली आपके पास जो है वो एक लॉ है, और उस लॉ को बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। आपके पास क्या होता है, ब्लैक बॉडी में दुनिया में कोई ब्लैक बॉडी नहीं है सर, वो ब्लैक बॉडी वो तो है सर, वो जो ब्लैक होल है वो जो इंटरस्टेलर की मूवी में दिखाते हैं सर, वो तो है हमारे पास, वो है बाद में इंशाल्लाह बात कर लेंगे अगर जिंदगी रही हमारी इंशाल्लाह। तो बेसिकली हमारे पास क्या सिनेरियो होता है कि हमारे पास ना एक आइडियल ब्लैक बॉडी को हम तस्करा करते हैं, उसके अंदर स्पेयर होता है, स्पेयर के अंदर रेडिएशन जाती है। जब उस स्पेयर के अंदर रेडिएशन जाती है ना तो उस स्पेयर से बाहर नहीं आती, फिर हम स्पेयर को हीट करते हैं, नतीजे में उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, देन वो वेवलेंथ को लिमिट करता है एंड सो ऑन, आपके पास एक ग्राफ बनता है। वो जो आपके पास ग्राफ होता है ना वो कुछ इस तरीके से आपको एक ग्राफ आपको बनाई देता है ऐसे। ये है आपका वो ग्राफ, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे आपके पास चलती है इंटेंसिटी जो कि मैं आई कह रहा हूँ, और यहाँ पे आपके पास चलती है वेवलेंथ। नाउ व्हाट इज इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का मुराद होती है यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ में जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं अगर आप उनको ऐड कर लो तो वो इंटेंसिटी कहलाती है। द एरिया अंडर इंटेंसिटी वेवलेंथ, यहाँ पे इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे लिखा हुआ होता है, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात नहीं है, वो फॉर्मूले से इक्वल हो जाता है। तो द एरिया अंडर इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ या द एरिया अंडर इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ग्राफ इन अ ब्लैक बॉडी इट इज नोन एज द टोटल एनर्जी। अब इस लॉ को और इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए, उनमें से नाम था आपके पास वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बेसिकली आपको पास ये कहते थे कि भाई हमारे पास जो वेवलेंथ हो रही होगी वो इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमारे पास टेम्परेचर के, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे वेवलेंथ कम हो जाएगी, और सिमिलरली अगर आप वेवलेंथ कम करोगे तो आपके पास जो टेम्परेचर है ठीक है वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर कम करोगे तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है, या फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो वाली आपको वही बात कह रहा है, वो आपको कह रहा है as the temperature of the black body is raised the wavelength corresponding
टू मैक्सिमम इंटेंसिटी शिफ्ट टुवर्ड्स शॉर्टर शॉर्टर साइड, यानी कि अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो ये ग्राफ कुछ कुछ आपको इस तरीके से नजर आएगा। उल्टा यहाँ पे देखो, ग्राफ जो है वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अगर आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ग्राफ कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये तो आपके पास जो पीक है ना, ये पीक, इस पीक की बात कर रहा हूँ, ये जो है ना, ये आपके पास पीक, ये जो आपके पास पीक है ये शिफ्ट हो जाएगी टूवर्ड्स शॉर्टर साइड। अब बहुत सारे जो है साइंटिस्ट लोग आए और जो है बेसिकली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने किया नहीं, ठीक है। एक साहब आए, उनका नाम था मैक्स प्लैंक, उन्होंने जो है वो इसको एक्सप्लेन किया, एंड देन हमारे पास जो है वो एक एरा शुरू हो गया मॉडर्न फिजिक्स का। सो दिस इज ऑल अबाउट द कराची यूनिवर्सिटी पेपर 2021 का इवनिंग का पेपर, ठीक है। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।